सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को और प्यारी बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजुल बिटिया, ढेर सारा स्वागत है गर्मी के साथ में। गर्मी के साथ में स्वागत करना भी दिलदारी की बात है भाई। भाई देखो, ऐसा है ना कि जो भी मौसम है वो तो है ही, आएगा ही, ये तो वर्ल्ड फेमस बात है। तो भाई उसको भी हेलो कर लिया जाए, हाय कर लिया जाए। हाँ, और उसका भी आनंद लिया जाए। आखिर गर्मी भी नाराज हो जाएगी, कहेगी जाओ हम नहीं आते। यही तो हम कह रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी। नहीं, कड़कड़ाती ठंड क्या, बारिश ही गायब हो जाएगी अगर धूप नहीं हुई और अगर कहीं तेज गर्मी नहीं पड़ी तो। अनाज कैसे पकेगा? अनाज कैसे पकेगा, फिर बारिश कैसे होगी? फिर तो पूरा जो चक्र है वो जो है तभी पूरा होता है जब सारे मौसम अपने, जिसको हम कहते हैं तेवर, दिखा लें तब ना। लेकिन यानी कि वो अपना पूरा जो उनका रंग ढंग है, जो उनकी प्रकृति है, वो पूरा दिखा दें। और फिर बुआ, ये तो फिर हमारे ऊपर है ना कि उनके रंग ढंग से हम अपना रंग ढंग कैसे मिलाएं। मतलब तेवर वो दिखा रहे हैं तो हम भी तेवर ना दिखाने लगे। बिल्कुल तेवर ना दिखाएं, बल्कि कैसे रहें ये आज हम बात कर लेंगे। यानी कि लू से बचाव कैसे करें ताकि आप पूरा इस मौसम का मजा लें। जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं वो हम उसको खाएं और खूब स्वस्थ रहें। हाँ, और शायद इसीलिए लू चलती भी है। और क्या, ना चले तो फिर लोग उस तरफ ध्यान ही ना दें। बिल्कुल। और जब हम खा लें ये सब चीजें तो हम धन्यवाद कहें प्रकृति को, कृतज्ञता प्रकट करें, क्योंकि सुख का द्वार है कृतज्ञता। बिल्कुल। और ये आज का विषय है, हूँ ना करो। हाँ, बताना रहेगा। हाँ। तो कृतज्ञता के बारे में हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, ये भी हमें बताएं। अरे बहुत सारा लोगों ने सबसे ज्यादा कृतज्ञता पर ही लिखकर भेजा है। और राजुल बिटिया, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आमतौर पर कृतज्ञता बड़ा कठिन शब्द माना जाता है और उसके संग कृतज्ञता जो होती है उसको भी लोग थोड़ा सा मतलब मिला देते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अक्सर हम लोग भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे सभी साथियों ने कृतज्ञता के बारे में बड़ा अच्छे से लिखा है। तो अच्छा लग रहा है कि इस हिंदी शब्द का आप लोगों ने बखूबी प्रयोग किया और शिरकत कर रहे हैं उसी के माध्यम से। और अगर कृतज्ञता नहीं है तो कृतज्ञता जरूर होगी। अगर नहीं आ रही है उभर के, जैसे होता ना कि कई बार पानी में डूबी रहती है, तो अगर ऊपर से गुड़प से नहीं दिख रही है तो फिर उसको तैराने की जरूरत है। हाँ, फेंट लिया जाए, फिर आ जाएगा आराम से मक्खन की तरह। ऐसे ना फेंटो, हमारे सब साथी हमारे संग हैं, क्योंकि उन्हें भी इंतजार है। क्योंकि आज हम वीरांगना के बारे में बात करने वाले हैं सखी विशेष में, और आज हम बात करेंगे रानी नाइकी देवी के बारे में। और आज का खास दिन है बुआ। मतलब तो तुम भी कुछ बताओगे, तब से हम ही यकृत है। और क्या क्या कहते हैं हम लोग उसको। मतलब गानों में तो जिगर जाने जिगर और क्या क्या। अच्छा, तो वो जिगर जो क्या होता है? अरे वो जिगर तो जो भी जिगर होता हो, लेकिन आज वो जिगर है जो कि खाना पचाने में और आपके बहुत सारे शरीर के कार्यों में मदद करता है। आज वो जिगर का दिन है, यानी विश्व लिवर दिवस। लिवर दिवस है भाई, इसे जिगर भी कहते हैं। हमें लगता है भाई देखो, ऐसे ऐसे बुरा न मानो, दिल के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शायद इसीलिए इसे उसी के बराबर कहा गया है, इसीलिए इसको जिगर कहते हैं। अब बुआ धीरे से कहिए, मतलब बाकी के अंग ये बात ना सुने नहीं तो बुरा मान जाएंगे। नहीं, सब महत्वपूर्ण है और जिगर भी है, क्योंकि आज तो उसका दिन है। बिल्कुल है। और किस तरह से नियंत्रित करता है पाचन को, इसीलिए जाहिर है कि कोलेस्ट्रॉल आदि नियंत्रित रहता है, पित्त आदि हमारा व्यवस्थित रहता है, तो सब व्यवस्थित रहता है। लेकिन कार्यक्रम व्यवस्थित होगा जब एक गीत सुनवाओगी तब। जाने जिगर देखो इधर, ओ जाने किधर जरा देखो इधर, मेरी नजर क्या कह रही। जाने जिगर देखो इधर, ओ जाने जिगर जरा देखो इधर, मेरी नजर क्या कह रही।
बुआ, ये जो संगीत था ना बात का, डरा उथल दिया। पुथल वाला, ऐसा ही होता है जब लिवर में कुछ समस्या आती है। मतलब तुम इससे जूझ चुकी हो, हमें समझ में आ रहा है। मेरे ख्याल से हाँ। अक्सर कई हाँ। बार लोगों को ये पता भी नहीं लगता और लिवर संबंधी कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। मतलब राजुल बिटिया ने ये बता दिया कि इन्हें समझ में आता है जब इन्हें लिवर में समस्या होती है, बाकी को नहीं आता। भाई ऐसा नहीं है। पहले तो वैद्य बता देते थे ऐसे छू करके, हाँ लिवर बढ़ा हुआ है, इसमें सूजन है, और अब बहुत सारे जो है कि जांच आ गई हैं, मशीन आ गई हैं, उनसे पता लगता है। लेकिन हाँ, सच बात है कि इसके सीधे सीधे कोई लक्षण नहीं होते हैं। फिर भी और जी बिचलाना, हाँ। भूख कम लगना, बहुत ज्यादा लगना, या जो कुछ कुछ खास लक्षण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो लेकिन इसकी सेहत के प्रति जागरूक करना ये इस दिन का खास उद्देश्य है। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु का 10वां सबसे बड़ा आम कारण लिवर की बीमारी है। ऐसे में ये दिन जो है फैट वाले भोजन से परहेज कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर लोगों को अपने लिवर की देखभाल करने के लिए जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। और लिख रहे हैं कि थीम जो है ये दिवस पर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। बातें करें इस साल के लिए तो है सतर्क रहें, नियमित लिवर चेकअप करें। फैटी लिवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है, तो बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। तो ये थीम है इस बार की। तो इस तरीके से पूरा विषय इन्होंने इसमें समाहित कर लिया, पूरा विषय समाहित हो गया है। अच्छा बुआ, लिवर की खास बात यह है कि ये अपने को खुद भी ठीक कर लेता है। हाँ। और ये उसकी कोशिश भी करता रहता है। समय समय पर ये अपनी जो इसकी कोशिकाएं खराब होने लगती हैं, नुकसान होने लगता है, उनको अपने आप बदल भी देता है। लेकिन बहुत अगर असामान्य जीवन शैली है या नशा कोई करते हैं या लंबे समय तक ऐसा खाना खाते हैं जो कि स्वास्थ्यकर नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, भाई देखो तो भाई लिवर भी हार मान लेता है। अरे मान ही लेगा ना। ये बताओ तुम जरा सा कि अब हमने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की, अब तुम उस पर से जैसे एक छोटी सी चीज है, मान लो हम ये एक प्लेटफॉर्म है, उसको हम वाइप कर रहे हैं, यानी उसके पानी हटा रहे हैं और पानी बराबर पड़ता जा रहा है, तो आप कहाँ तक कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वही चीज उसकी भी है कि अपने को व्यवस्थित करता है या उठने की कोशिश करता है, आप फिर वैसे ही वैसे थपेड़े देते जा रहे हैं। एक तरीके से हम उसको नुकसान पहुंचाते जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, एक सीमा होती है। लेकिन प्रकृति ने ये तो बहुत सारी चीजें दी हैं, जैसे जीभ है, हम अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसे ही अंदर के जो हमारे हैं अंग वो खुद व्यवस्थित हो जाते हैं, बशर्ते हम थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी बात सुन लें, उनकी भाषा समझ लें। और उनका मतलब कहना बस सिर्फ इतना है कि स्वस्थ भोजन करिए। हाँ। हाई कैलोरी फूड है, जैसे बहुत ज्यादा जिसमें कैलोरी होती है, या ट्रांस फैट होता है, या सैचुरेटेड फैट वाली चीजें जो होती हैं, जैसे डालडा अब तो नहीं है, लेकिन जो पहले वनस्पति या जो भी ज्यादा तली भुनी चीज न खाएं, कोई भी वनस्पति हो या कोई भी घी हो, कोई भी तेल हो। शक्कर भी बहुत ज्यादा ना खाएं। अब बताओ फिर खाएं क्या? अरे मतलब कम खाएं। हाँ, एक हिसाब से खाएं, उसके बहुत ज्यादा हम समझ रहे हैं। अभी हम कहेंगे चाय में 2 चम्मच डालो तो तुम बस घूर दोगी, नहीं, फिर हमें 1 लेना पड़ेगा। ठीक है। और फिर विटामिन ए की क्या स्थिति है? वैसे विटामिन ए की हमारे शरीर को बहुत जरूरत होती है। अब कुछ लोग शौकिया खाने लगते हैं विटामिन ए सप्लीमेंट, उसके बाजार में जो बिक रहे हैं, तो कहते हैं अरे क्या हुआ, विटामिन ई तो है, अच्छा है, अपना शरीर के लिए चला जाएगा। तो मतलब इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और ताजे फल और सब्जियों से ही लें। खासतौर से सबको पता ही है, लाल और संतरी रंग के और पीले रंग की जो फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो फायदेमंद मानी जाती हैं। विटामिन ए के लिए ये प्रचुर मात्रा में मतलब लिया जा सकता है। और पूरी नींद सोएं, नींद के साथ छेड़खानी मत चीज की जड़ है। हाँ। क्योंकि खराब नींद जो है वो लिवर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बन जाती है, और इसलिए डॉक्टर जो है वो लोगों को दिन में लगभग 8 घंटे सोने की सलाह जरूर देते हैं। कहते हैं कि ये इतना सोना जरूरी है। तो ऐसे 6 घंटा रात में सोए, दिन में 2 घंटा सो लें तो? अरे बुआ, आप तो चक्री बिगाड़े दे रही हैं बिल्कुल। आप ही ने तो सिखाया है कि चक्र के साथ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि तुम तो डॉक्टर किए जा रही है, तो हम लोग भी यही कहते हैं भैया 8 घंटे की नींद पूरी ले लो। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं। हाँ बुआ, ये तो हम लोग तो तुमने हमारा नाम तो लिया ही नहीं। नहीं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो बुआ की बात मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर्स की बात माने बिना रहते नहीं है। अच्छा, तो भैया ठीक है, जो लोग डॉक्टर की बात माने, भैया सब लोग सुन लो कि डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा है कि 8 घंटे की नींद जरूर है। हमारी बुआ ने भी कहा है। हाँ, प्यारी बुआ भी कह रही है। हाँ।
अच्छा, और लिवर जो है वो जो भोजन को तो उसको तोड़ने का काम करता ही करता है, उसके साथ साथ जो दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सबको भी तोड़ने का काम करता है। तो मतलब शौकिया जैसे बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाने लगते हैं, कुछ भी दवा, कोई जड़ी बूटी कि अरे जड़ी बूटी है, नुकसान नहीं करती है, तो ऐसा ना करें। वो ना करें, क्योंकि इससे भी धीमी गति से लिवर को नुकसान पहुंचता है, लिवर फेल भी हो सकता है। तो लिवर फेल तो होता ही है, तो उससे दिक्कत क्या होगी? क्योंकि इसके जो काम है अगर वो हम समझ लें तो बहुत हद तक हम समझ जाएंगे। तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, संक्रमणों और बीमारियों से लड़ता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालना इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त के थक्के अधिक मोटा गाढ़ा करना के निर्माण में सहायता करता है, पित्त निकालना मतलब तरल और पाचन तंत्र और वसा को तोड़ने में सहायता देता है। आमतौर पर जब तक कि लीवर की बीमारी पूरी तरह से बढ़े, क्षतिग्रस्त न हो जाए, तब तक ये किसी भी साफ संकेत अथवा लक्षण को प्रकट नहीं करती है। इस स्थिति में संभावित लक्षण जो है, इन्होंने भी वही लिखा है, भूख और वजन में कमी तथा पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और इस तरह के जो दूसरे रोग होते हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, नशा भी बहुत खतरनाक है, किसी भी तरह का भाई नशा। देखो वो तो हर मामले में है, लेकिन लीवर पर सीधे आक्रमण करता है, समझ लो, है ना? तो उससे भी दूर रहें। भारत में 28 जुलाई 2018 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि 2030 तक भारत में वायरल हेपेटाइटिस को पूरी तरह रोक दिया जाए, नियंत्रण में आ जाए ये बीमारी। और दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के निदान और उपचार के लिए ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो भारत में चलाया गया है। तो हम लोगों को पूरा इसमें सहयोग देना है। इसके जरिए लोगों तक आसानी से पहुंच बनी, और हर राज्य में कई मॉडल उपचार इकाइयां भी स्थापित हुई हैं जो कि लोगों को जानकारी भी दे रही है। और आज ही का दिन नहीं, बल्कि हर दिन लिवर का दिन है, जिगर का दिन है। बिल्कुल सही बात है। और आज ये दिन अगर निर्धारित नहीं होता कि 19 अप्रैल को मनाया जाएगा लिवर दिवस, विश्व लिवर दिवस, तो हम इतनी चर्चा ना करते। तो अब जब ये चर्चा निकली है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे साथी आमतौर पर तो किडनी डोनेशन की बात सुनते हैं, है ना, कि गुर्दा प्रत्यारोपण किया गया, लेकिन लिवर का भी प्रत्यारोपण होता है और भी अंग का होता है, और ये किसी जीवित व्यक्ति के भी से लेकर लिया जाता है उसका एक अंश, और धीरे धीरे पूरा लिवर बन जाता है। तो ये भी प्रकृति का चमत्कार है। और बाकी जो चीजें हैं उसमें एहतियात बरतने वाली, वो जैसे बाकी सब ट्रांसप्लांटेशन में होता है, ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसा ही इसमें भी है कि कैसे टिश्यू मैच करते हैं, हर चीज को मैच करते हैं, सब चीजें देखते हैं कैसे वो स्वीकार कर पाएगा रोगी कि नहीं कर पाएगा। और लेकिन ये जान बचाता है, तो दान करना चाहिए, अगर आवश्यकता हो तो लिवर दान भी करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि फिर से जैसे बाल बढ़ाते हैं, वैसे ही लिवर का वो हिस्सा जो काटा गया है वो फिर से अपना स्वरूप ले लेगा, लेकिन किसी के जान बच जाएगी। तो लिवर प्रत्यारोपण के लिए लिवर दान करना बहुत जरूरी है, और लोगों को जागरूक भी करें इस बारे में। कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे, यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी की यादों पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे,
कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे। तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। तो जिगर को पास में रखें, संभाल के रखें और किसी जरूरतमंद को उसे देने से हिचकिचाए नहीं, क्योंकि आपका जिगर आपके पास ही रहेगा। तो बिल्कुल डरे ना, चाहे कितना भी बड़ी बड़ी आंखें करके कोई डराए। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और भाई जब हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं तो हमें क्यों डरना। सही बात है। आज हम वीरांगना रानी नाइकी देवी की बात करेंगे, जो सोलंकी वंश की महारानी थी। उनका शासन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था। ये भाग वर्तमान में गुजरात और राजस्थान कहलाता है। रानी नाइकी देवी कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। बचपन में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त करके युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी और उनका विवाह गुजरात के शासक अजयपाल सिंह सोलंकी से हुआ। विवाह के 3 वर्ष बाद ही राजा अजयपाल का देहांत हो गया। उनके स्थान पर उनके बेटे मूलराज द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। चूंकि मूलराज अल्पवयस्क थे, इसलिए शासन का सारा उत्तरदायित्व जो था वो रानी नाइकी देवी के ऊपर आ गया और वो संभालने लगी। अब इस बीच में कुछ समय तक तो शांति रही, लेकिन जल्द ही रानी नाइकी देवी को गुप्तचरों से ये पता चला कि मोहम्मद गोरी आक्रमण की तैयारी कर रहा है। रानी ने एक बहुत अच्छी तरह से विरोध करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने आसपास के राजाओं से मदद मांगने के लिए अपने दूत भी भेजे, लेकिन किसी भी राजा ने उनकी मदद नहीं की। लेकिन भाई वीरांगना थी रानी नाइकी देवी, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें मालूम था कि मोहम्मद गोरी के विशाल सैन्य बल के सामने उनकी सेना की तैयारियां तो बहुत कम है, लेकिन जाहिर है कि हिम्मत भी बहुत बड़ी चीज है। वो अब खुद की ताकत नहीं बढ़ा सकती थी, मगर दुश्मन को कमजोर जरूर कर सकती थी। तो इधर मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि वो आबू पर्वत के पास गदारा घट्टा नाम का घाट है, वहां पर आ गया और वहां पर आके उसने अपने खेमा गाड़ दिया। अपनी सेना के साथ पहुंच चुका था वो। फिर उसने रानी के पास संदेश भिजवाया कि यदि राज्य की संपूर्ण जो संपत्ति है और जितनी महिलाएं हैं, कन्याएं हैं और बच्चे हैं, उन सब के साथ अगर रानी आत्मसमर्पण कर देंगी तो सबकी जान बचेगी, नहीं तो सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मतलब कि सब कुछ अपना दे देना था। सब कुछ दे देना था। तो भाई रानी नाइकी ने सोचो क्या किया, उन्होंने उत्तर भिजवाया, हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। फिर रानी ने क्या किया कि राज्य के मंत्री और सामंतों को अपनी योजना समझाई और योजना ये थी कि सबसे पहले राज्य की सभी स्त्रियों और कन्याओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया और फिर 200 वीर योद्धा जो थे वो भेष बदलकर मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल हो गए। और फिर कुछ जो तैयारी थी वो इस तरह से थी, कुछ योद्धा जो थे आबू पर्वत की तलहटी में छुप गए
और सेनापति सहित कुछ सैनिकों को रानी से कुछ दूरी बनाकर साथ साथ चलना था। इस तरह अपनी सेना को अलग अलग भागों में बांटकर रानी नायकी देवी ने अपने दोनों पुत्रों मूलराज और भीमदेव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गोरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। मोहम्मद गोरी ने जब रानी नायकी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो बड़ा खुश हो गया कि भाई ये तुमने तो हार मान ली। उन्होंने रानी नायकी देवी जो थी जब मोहम्मद गोरी के शिविर से कुछ ही दूरी पर थी तो वो वहां पर आकर रुक गई, और जैसे ही वो रुकी तो उनकी गोरी की सेना में जितने भी राजपूत सैनिक थे वो सब हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शत्रु सैनिकों पर कूद पड़े। अब अपनी ही सेना के बीच में कोई सैनिक टूट पड़े तो घबरा गए, बौखला गए थे वो। बिल्कुल। तो जब तक शत्रु सेना संभलती संभलती सेनापति के साथ आए सैनिकों ने धावा बोल दिया। और भाई शत्रु सेना ये भी तो नहीं समझ पा रही थी कि उनके बगल में जो खड़ा है वो राजपूत है कि खुद उनका सैनिक है। तो इस तरीके की दिक्कत तो होती है, लेकिन ये जो उनकी योजना थी वो बहुत जबरदस्त थी। और इस बीच आबू पर्वत की तलहटी में छिपे हुए योद्धा जो थे वो भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयंकर युद्ध हुआ, शत्रु सेना के पांव उखड़ गए, यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। और इस युद्ध ने गोरी का घमंड ऐसा तोड़ा कि उसने दोबारा कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। माउंट आबू की तलहटी में स्थित ये युद्ध भूमि आज के राजस्थान की सिरोही जिले में है। तो सोचिए बुआ कि कैसी कैसी ऐतिहासिक जगहों का धनी है हमारा देश, और कैसे कैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व और मतलब बहादुर अपने पास कुछ ना होते पे भी अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास सारे साधन हैं और तब आपने किसी ये काम किया तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो एक बात और है कि मतलब वीर योद्धा होना, फिर ऐसे समय पर विषम परिस्थिति में अपना विवेक इस्तेमाल करना और ऐसा विवेक, ऐसी रणनीति बनाना, ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा धैर्य रखते हुए डटकर सामना करना, उसके बाद 2 बेटे हों उनको संभालना, तो इतना आसान नहीं होता है और खास तौर से अपने जो सरदार थे, जो अपने राज्य के लोग थे, मंत्री वगैरह, उनको भी उन्होंने समझाया। क्योंकि एक बारगी जब उन्होंने ये उत्तर सुना कि मैं आपकी सब शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, तो वो भड़क गए थे कि कैसे हम राजपूत हैं, हम कैसे बिना लड़े हार कैसे ऐसे हम समर्पण नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने जब ये बताया कि हमारी योजना ये है, तब जाकर उन्हें आश्वस्त हुए वो लोग, हुए फिर अपनी रानी के प्रति उन्हें विश्वास हुआ और फिर इस तरह से उन लोगों ने साथ दिया। अच्छा, वो विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर है तो आपके पास सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है, और अगर विश्वास नहीं है तो वो आपका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक कहते हैं ना, कमी या आपकी घातक हो जाता है। सबसे बड़ी चीज। तो भाई देखो ऐसा क्या है ना, विश्वास तो रहता है जो हानि वाला है उसमें भी, बस पीछे घात लग जाता है। तो हमें भी विश्वास है कि तुम गाना सुनाओगी जरूर। बिल्कुल। बीए की डिग्री, गोरी गुस्से में ना आओ, गोरी गुस्से में ना आओ। अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ, अपनी ये 420 किसी और पे चलाओ। जाओ ये है झूठी डिग्री, इसको कूड़े में फेंकाओ, इसको कूड़े में फेंकाओ। जाए भाड़ में ऐसा प्यार, तेरे ये नखरे हैं बेकार। हमको गुस्सा ना दिलाना, बकवास करके हमसे फीस लगाना। बीए पास करके, वो बीए पास करके, बीए पास करके। बीए नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास। बीए नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ इश्क में एमए पास। जी तुम क्या जानो मिस्टर मजनू, दोस्त थे मेरे खास, अजीब उस्ताद थे मेरे खास। जंगल में तुम दोनों जाकर करो इकट्ठी घास, चले आए हो तुम अक्ल का सत्यानाश करके। हमसे फीस लगाना बीए पास करके,
हाय तूने कदर न जानी, डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी। इश्क की हाय तूने कदर न जानी, डिग्री के पीछे तू तो हुई है दीवानी। गुड बाय गुड बाय गुड बाय ओ मेरी रानी, मैंने मरने की है ठानी। मेरे बाल माना जाना, दिल उदास करके हमसे पीत लगाना। बीए पास करके ओ बीए पास करके जी बीए पास करके हमसे नैन मिलाना। बीए पास करके हमसे पीत लगाना। बीए पास करके ओ बीए पास करके। बुआ, हाँ। ये गाना जब भी सुनते हैं तब ध्यान आता है कि हम लोगों से कहा जाता था ना, पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें तो लगा तुम कहोगी कि याद करते हैं कि हमारी भी डिग्री रखी है कि नहीं, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गई। डिग्री। लेकिन एक बात है, राजा मेहंदी अली खान साहब का लिखा हुआ ये गाना आखिर तक ये आता है कि थोड़ी नरमी आती है, हाँ। लेकिन तभी बीए पास करके नैन मिलाने की जो जिद है, हाँ। वो नहीं छूटती। नहीं, जिद देखो कितनी अच्छी है, और हम कह सकते हैं कि आज हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हमारी बहनें जो थी किस जमाने से, किस सन से सोचो इस तरीके की हिम्मत रखती थी कि वो मांगती थी डिग्री। और आज भी लड़के वालों को ये समझ में नहीं आता है कि वो कहते हैं फोटो भेज दो लड़की की, डिग्री मांग लेंगे, अपना कुछ नहीं देंगे। तो भाई जो शादी ब्याह की बात होती है उसमें हमारे जो भाई बंधु हैं, जिनके बेटे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि लड़की वालों को भी उतना सम्मान दें, और जैसे जो चीज़ें आप मांगते हैं वो आप भी उतने ही प्यार से दें। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा है कि लड़की की तो सारी चीज मांग लेंगे। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, लड़की की एक नहीं 4-4 फोटो चाहिए, और सोचते हैं कि घी का लड़ुआ है टेढ़ो सही, तो लड़का है तो चाहे जैसे आपको फोटो देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आगे से मतलब हाँ, बस लड़का है, क्लोजअप भी चाहिए उनको, साइड वाला भी चाहिए। नहीं, फिर कहेंगे कि अच्छा थोड़ा सा साड़ी में भी नहीं, साड़ी में भी दे दीजिए, थोड़ा सा पारंपरिक परिधान में भी दे दीजिए, मॉडर्न में भी दे दीजिए, कैजुअल ऐसे बैठी है तो वो वाले भी दे दीजिए, जिसको कहते हैं ना कैंडिड वाली। तो आपको सब चाहिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बल्कि आप सामने से भी मिलिए, लेकिन फिर उतना ही लड़के के लिए भी सब कुछ देने के लिए तैयार रहें। लेकिन ये मान लेते हैं अक्सर अगर हम कि भाई हम तो, या दोनों तरफ से है अब तो, कि लड़की के लिए भी अगर मांगा जा रहा है तो सब दे, तभी विवाह हो पाएगा, नहीं तो डिग्री देखते रह जाएंगे। ये बात तो है। तो अब हम ब्रेक ले लेते हैं, समय हो गया। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है, जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना, कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना, लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए
मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर, या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। हुआ क्या हम कह रहे थे, चलें कहीं? देख रही हैं धूप कितनी तेज है और आधी से ज्यादा जगहों अरे पे तो तैयारी कर लो ना, उसका कह रहे हैं सब चीजें कर लो। सब हमारे साथियों ने भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। अच्छा बताओ पहले क्या लू क्या से बताया? बचने के? हाँ और क्या। अच्छा इन्होंने लिखा है हर साल दिन ब दिन गर्मी के दिनों तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे हम सनस्ट्रोक कहते हैं, उष्माघात भी। तो पहले के लोग दादी नानी के जमाने में इससे बचने आम का पन्ना, प्याज भी सब्जी या चटनी भोजन में शामिल करते थे और धूप में काम बंद कर शाम को, अरे अच्छा ठीक है मतलब ये भी लिखा हुआ है कि काम बंद करके शाम को धूप जब कम होती थी तब काम काज निपटाते थे, तो लू लगना बहुत कम था। चलो तो ठीक है, फिर शाम के बाद चलेंगे। ठीक है। वैसे बुआ सबको पता था क्या हमारे श्रोता को कि यही बात होगी? दिल पे चोट कर दिया। मैदानी इलाकों में जब भी 40 डिग्री तापमान पहुंच जाता है और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री, अच्छा, तो उस समय पर मौसम विभाग कहता है कि अब ये लू चलनी शुरू हो गई। बस और यहाँ 48 पहुंच गया है, तो सोचिए ना, तो भयंकर वाली चीज हो गई है। इसीलिए तो और कुछ समय पहले देखे ना, महाराष्ट्र में ये हीट वेव के कारण कितने सारे दुर्घटना हुई एकदम, और अभी तक लोगों का इलाज हो रहा है। होता ये क्यों है कि जो उच्च दबाव वाली हवा है वो नीचे की ओर जाती है और फिर आज जो जमीन की हवा है उसको आगे बढ़ने से रोक देती है। हाँ। तो वो हवा वहीं ठहर जाती है और गर्म होती जाती है, क्योंकि जमीन भी तप रही होती है। हाँ। तो इसकी वजह से एक स्थान पे जो एकत्रित होती है तो फिर वो फैलती है, लू का रूप ले लेती है और वही परेशान कर देती है। और तेज गर्म हवाएं जब चलती हैं तो बहुत सारी तकलीफ होती है। लू लगने से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, स्किन गर्म और शुष्क हो जाती है, तेज दिल की धड़कन, सिर दर्द, चक्कर आना, मतली, भ्रम और बेहोशी जैसी लक्षण नजर आने लगते हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में अगर आप भी कुछ इस तरह के लक्षणों का सामना कर रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। भाई बहुत काम की बात आपने लिखा है। हाँ सही में बहुत काम की बात लिखी है, क्योंकि ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि बुखार बढ़ता ही चला जाता है और ठंडे पानी की पट्टियाँ क्या क्या होता है, और कई बार तो उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं और समझ नहीं पाता इंसान की हो क्या रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल, सोचने समझने की ताकत एकदम खत्म हो जाती है। तो लू कहने को लू है कि लू लग गई है, लेकिन लू बड़ी खतरनाक होती है। और कभी कभी तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, जैसे हम पानी आदि की बात करते हैं, हमारे एक साथी ने जैसे लिखकर भेजा है ना कि पहली बात तो इन्होंने ये लिखा है कि 12 से 3 बजे के बीच लू का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, अतः इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। ठंडा शरबत, नींबू पानी, पना, मट्ठा आदि का सेवन करें, जिसे छाछ भी बहुत सारी जगहों पर कहते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन न हो, आप हाइड्रेटेड रहें। लू लगने की अवस्था में प्याज के रस से तलवों और हथेलियों की मसाज करने से आराम मिलता है। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि ये सब के बाद भी क्या होता है कि ये सब चीजें हम ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी दिन आपने नहीं ध्यान रखा, कोई मेहमान आ गए या किसी और काम में आप व्यस्त हो गए और अचानक आप किसी काम से निकले, तो बस समझिए कि 15 मिनट के अंदर ये जानलेवा हो जाता है कि सीधे आपके सिर पर, अगर आपने सिर पर कपड़ा आदि नहीं रखा है कोई मोटा, तो हमने देखा है जान जाते हुए जाती है, चली जाती और पता नहीं चलता, बिल्कुल खड़ा खड़ा आदमी ऐसे गिरता है और बस खत्म हो जाता है। क्योंकि शरीर अपना तापमान नियंत्रित कर ही नहीं पाता है, क्योंकि तो अंदर पानी नहीं होता ना। ये बात तो है कि बेवजह ना निकले, लेकिन अगर जरूरी होगा जिनके लिए, उन्हें तो निकलना ही पड़ेगा। हाँ। और जब निकलना पड़ेगा तो फिर वही आपने बताया, जैसे कि सिर को अच्छी तरह से कस कर बांध कर, पूरा जैसे नकाबपोश जैसा भी बन जाए तो बुरी बात नहीं है। आंखों पर धूप का चश्मा लगा के निकले, आंखें भी ढकी रहें, क्योंकि आंखें भी जलने लगती हैं। और हो सके तो साथ में प्याज का एक वो रख लें, गांठ रख लें, बिना चाहे कटा हुआ, कटी ना भी हो, साबुत भी रख लें। मतलब कहाँ रख लें? जेब में या रख लें, रुमाल में लपेट कर रख लें, पर्स जेब में रख लें, पर्स जो शरीर से छूता रहे।
अच्छा। ऐसे रखें। और जाते समय पन्ना वगैरह ज़रूर पी के जाएं, खूब सारा पानी पी के जाएं। और तेज़ धूप में अगर आप चल रहे हैं तो बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी लेने से कोई नुकसान नहीं होगा ना। बहुत जी। से लोग कहते हैं सर्दी गर्मी हो जाएगी नहीं, तो नहीं, नहीं बिल्कुल पीते, नहीं। तो चलता है ये। बिल्कुल पीना चाहिए। और हमारे साथी ने भी लिखा है कि लू से बचने के लिए आप अपना ही ध्यान रखें। और इन्होंने भी लिखा है देशी प्याज को काट कर थोड़ा सा नमक मिलाकर फिर वो नमक वाले पानी को आप निकाल भी सकते हैं, निकाल दें और फिर प्याज को कच्चा खाएं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और रखना तो फ़ायदेमंद है ही है, खाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। पना जैसे इन्होंने बताया या हाथ तलवे में रगड़ने के लिए बताया है, वैसे ही अगर आपको थोड़ा भी अंदेशा हो रहा है, जैसे लक्षण ये है कि आँखें जैसे बताया तुमने जलने लगती हैं, तो हाथ की हथेली है और पैर के तलवे जो होते हैं उनसे भी जैसे लगता है कि आग निकल रही है, तो प्याज भी रगड़ सकते हैं आप। प्याज के साथ साथ, मतलब प्याज के साथ साथ नहीं ज़रूरी है, प्याज अगर नहीं आप लगा सकते हैं तो जो कच्चा आम होता है उसको उबाल लें, उसका गूदा आप हाथों पर पैरों पर मल लें, सिर पर मल लें, पूरे चेहरे पर लगा लीजिए, पूरे बाहों पर लगा लीजिए और जितनी जगह हो सकता है वहां आप लगा लें। देखिए तुरंत शरीर ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये बात है। और दूसरी बात देखिए ना बुआ, खाली पेट कभी भी घर से ना निकलें, क्योंकि तो बहुत खाली पेट ज़रूरी है। सबसे हाँ। ज़्यादा तकलीफ होती है, लू लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो पेट भरा हो, अब ये भी नहीं कि खाना खाते ही तुरंत निकल गए, खाना खाने के बाद कुछ देर बाद रुक कर निकलें, खाली पेट ना निकलें। और ये गर्मियों में तो हल्के रंग के कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े पहनते ही हैं, तो मतलब इसी तरह के कपड़े नहीं पहने। पहनते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ख्याल रखें, पहनना चाहिए। हाँ। और हल्के के संग संग सूती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पॉलिस्टर और बाकी जो होते हैं सिंथेटिक वाले, उनसे हवा मतलब अंदर वाली जो गर्म शरीर अगर हो गया है वो बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर की जो थोड़ी ठंडी हवा चल रही है वो अंदर नहीं जा पाती, पसीना नहीं सूख पाता है, तो और पसीना निकल नहीं पाता है। तो जो पसीना निकलता है वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो उसको निकलने भी दें। और लू लगने पे तो ऐसे भी पसीना हाँ। नहीं निकलता। नहीं निकलता। तो अच्छा गाना सुना दो फिर देखते हैं। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। ओ रोकेगा हमको अब क्या जमाना, मर के हमें है वादा निभाना। जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। जानम जाने जा, जानम जाने जहां, जानम जाने जा, जानम जाने जहां। अच्छा बुआ, हाँ। आजकल गर्मियों में खास तौर से ये तरबूज है, खरबूजा है, ये सब जो फल आते हैं ये भी इसीलिए आते हैं कि भाई इनको खाओ और लू से बचो। कहते हैं ना कि जो खरबूजा है वो जब लू चलने लगती है तो मीठा हो जाता है। हाँ ये बात तो है। कैसी सोंधी सोंधी खुशबू आती तो है। खुशबू आती है तो मतलब फिर रास्ते में कहीं भी खा लें। अरे भाई खा के घर से निकलिए, आपको बचाएगा, नमी हाँ। रहेगी आपका, और आपको बकायदा गर्मी, मतलब समझ लीजिए गर्मी का प्रतिरोधक बनकर आपके साथ रहता है। और साथ में ये खीरा भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप, सच बात है जो हमने बात कही वो इसीलिए बताया, आपको बताना चाह रहे हैं बल्कि, कि बाजार का कटा हुआ फल बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको कहीं लंबे समय के लिए निकल रहे हैं तो आप अपने साथ डिब्बे में कटा हुआ घर से
फल लेकर चलें, वो भी बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं, आधे ही घंटे से ज्यादा का नहीं, क्योंकि गर्मी में वो भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से ख्याल रखें, घर से खाकर अच्छी तरह से निकलें, लपेट झपेट कर निकलें खूब अच्छी तरीके से। और इसके संग संग एक बात और है कि पानी का बहुत ख्याल रखें कि शुद्ध पानी भी पीना है, जरूरी है। ऐसा नहीं कि पानी पीना है तो कहीं भी पी लिया। बिल्कुल। और देखो राजुल बेटे, एक बात है कि ये सारी जानकारी हमारे सभी साथियों को है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं हम खुद। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये भाई प्याज है, आम है, ये सबको पता है, बहुत सदियों से चली आ रही हैं, सबके घर में होता रहा है। लेकिन ये सारी चीजें बार बार, जिसको कहते हैं ना, दोहराना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ इसलिए हम दोहरा रहे हैं क्योंकि आपकी सेहत का हमें बड़ा ख्याल है ना। हाँ भाई, और क्या। वैसे गर्मी के बारे में हमारे साथी ने बड़ा प्यारा सा लिखकर भेजा है। हमारी एक शरारती सहेली का कहना है कि धूप इतनी तेज होती जा रही है, शायद उसने ठान लिया है किसी भी हाल में वो आपका चेहरा आधार कार्ड से मिलवा कर रहेगी। सच में बहुत तेज धूप हो रही है। अच्छा बुआ, एक हमारे श्रोता ने एक लू का उपाय लिखा है ना, बुखार निकालने का जो उपाय लिखा है, जो कपड़े से झाड़ा जाता है, तलवा कहते हैं, झाड़ दिया जाए। उन्होंने क्या लिखा है? हाँ भाई, उन्होंने यही लिखा है कि हमारे शहर में आज 42 डिग्री है और हो सके तो गर्मी पर घर में ही रहें। इन्होंने वैसे तो बाकी चीजें तो लिखी हैं, लेकिन हमारे दूसरे साथी जिन्होंने लिखा है कि वो ये लिखा है कि सिर ढक कर रहें, बाकी एहतियात लिखी है। इसके बाद लू लग जाए तो लेट जाएं और घर के किसी व्यक्ति से कहकर सूती कपड़े को गीला करके 11 या 21 बार सिर से पैर तक कपड़ा उतारें, मतलब उतारते हुए झटकारें, मतलब तो इस तरीके से, मतलब घुमाएं एक तरीके से है। और हमें लगता है ये पुराने जमाने से इसलिए चला आ रहा है कि इससे ठंडी हवा मिलेगी और जो व्यक्ति है उसका शरीर ठंडा होगा, यानी कि उसके शरीर का जो तापमान है वो कम हो जाएगा और सामान्य हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कभी कभी अंधविश्वास लगती हैं, लेकिन ये उस जमाने में था। भाई हमारी तो एक मामी जी थी, उन्हें बहुत गर्मी लगती थी तो वो ऐसे सूती धोती रखती थी और बाल्टी का पानी किनारे रखती थी। तो ये लू लगने की बात नहीं कर रहे हम, वैसे भी घर में रोजमर्रा में गर्मी के दिनों में, और वो खूब उसको भिगो लेती थी और उसको खूब निचोड़ लेती थी और फिर उसको तान के सो जाती थी, मतलब ओढ़ लेती थी। और वो शरीर से थोड़ा ऊपर रहता था, मतलब पैर से दबा लेती थी और सिर से दबा लेती थी, पूरा एसी की तरह काम करता था। फिर हम लोग भी नकल मारते थे, लेकिन फिर घमौरी निकल आती थी, फिर वो चुनचुनाती थी। तो उसके संग संग बहुत सारी और भी चीजें थी, लेकिन ये इस तरीके के प्रयोग लोग करते रहते थे। तो भाई देखो, सुविधाएं नहीं थी लेकिन फिर भी लोग जीने का मजा तो ले लेते थे। दिमाग चलाइए और सुविधाएं जुटाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सुविधाएं सारी खरीदी ही जाएं, सुविधाएं कुछ अपने दिमाग से भी पैदा की जा सकती हैं। अब क्या कहते हैं कि अगर हम सुविधाओं के ही राह जो होते रहेंगे, तो हम उन बहुत सी चीजों का आनंद लेने से रह जाएंगे जो कि हमें या तो ईश्वर के ऊपर वाले के द्वारा दी गई हैं या हमारे माता पिता ने दी है। और फिर अगर हम उनका आनंद नहीं ले पाएंगे तो हम उनके प्रति आभार कैसे प्रकट करेंगे? देखो, आनंद ले भी लेते हैं तब भी कहाँ आभार प्रकट करते हैं। अक्सर तो सोच लेते हैं कि अच्छा ये आनंद लेना तो हमने मेहरबानी कर दी, भाई आपने दिया था। आप सोचिए कि हम देखिए उसको प्रयोग में ला रहे हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। तो एक ये भी तरीका हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। और बहुत सारी और भी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। मतलब कृतज्ञता ऐसा शब्द है कि इसको खुद कितनी बार भी धन्यवाद कहा जाए कम है। और वाकई ये बहुत प्यारा सा शब्द है। शब्द तो नहीं कह सकते, ये एक भाव है और इसको हमें प्रकट करते रहना चाहिए। और प्रकट करें चाहे ना करें, पहले तो मन में लाना बहुत जरूरी है। और कैसे लाना चाहिए और क्यों लाना जरूरी है, किस किस स्थिति में हम नहीं लाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गीत सुनवाओ तब दिमाग चलेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको
नजराना दिल का, नजराना दिल का, कि बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी। कदम चूमने की, आंखें बिछाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उस चीज को महसूस करने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी में आने से आपके साथ क्या क्या हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, यानी कि और उन्हें महसूस कराने की जरूरत है कि आप कितने खुश हैं। मतलब यही तो हम कह रहे हैं ना कि बस आप महसूस कीजिए और ये सब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले महसूस तो कीजिए। क्योंकि कृतज्ञता वो भाव है जो हमें किसी का एहसान वापस करने और आभार व्यक्त करने के लिए मजबूर कर देती है। कृतज्ञता उस व्यक्ति का आभार प्रकट करने का वो तरीका है जिसने कभी किसी मौके पर हमारी मदद की थी हो। अर्थात कृतज्ञता समाज, प्रकृति, ईश्वर, दोस्तों, रिश्तेदारों और हजारों अच्छे कामों के लिए एहसान वापस करने का सबसे बेहतर तरीका भी है। क्या बात है, बिल्कुल। देखिए ना बुआ, एक पोषक तत्व की तरह होता है। हाँ। वेदों में इसको जीवन का आभूषण भी कहा गया है, और ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। मतलब कि जो है हम वो देख रहे हैं या जो नहीं हम वो देख रहे हैं। अगर जो है हम वो देख रहे हैं तो फिर हम कृतज्ञ होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। हम बार बार मन में ये सोचेंगे कि धन्यवाद जिसने हमें ये चीज़ दी, या धन्यवाद जिसने इस चीज़ को बनाया। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, मतलब हम उसको चाहे प्रयोग में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, दूर से हम अगर हम पर्वत को भी देख रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि ये प्रकृति का बहुत अभिन्न हिस्सा है, अच्छा लग रहा है या इसकी ज़रूरत है इस संसार में, तो जाहिर है कि हम कहेंगे कि वाह क्या बात है, किसने बनाया इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। तो भाई यही होता है कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे पास है, हमारे मन में है। तो अगर एक बात और है कि हम मन से जब तृप्त रहेंगे तभी हम उसका एहसास कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसको देखकर संतुष्ट होंगे, तभी तो खुश होंगे ना। बिल्कुल। और हमें शांति मिलेगी। और इसी को सुख कहते हैं और इसकी हम तलाश में लगे रहते हैं हर समय, है ना। देखिए सुख कहाँ नहीं है, उस हवा में है जिसमें ऑक्सीजन घुली है, पानी में है जो हम पीते हैं। अरे तो पता ही नहीं चलता, पानी तो फिर भी पीते हैं, ऑक्सीजन सूरज और चंदा में भी है। हवा तो समझ में ही नहीं आती कहाँ आई और कहाँ चली गई। वो तो कहते हैं अपने आप आ रही है जा रही है, इसमें किसी का क्या। बिल्कुल। और ये सांसों का आना जाना हमारा पूरी तरह से जो पूरा करने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनको तो एक बार भी हम थैंक यू नहीं कभी नहीं देते। और हम सोचते हैं कि हमारे संग किसी ने क्या किया। जो हम कर रहे हैं पहले हम उस पर देखें। तो भाई जाहिर है कि ये जो तुमने पानी की बात कही, वैसे खुला आकाश है, सूरज की रोशनी है, चांद की चांदनी है, तो ये सब अगर ना होता तो कैसा हमारा जीवन होता। शानदार पारिवारिक रिश्ते ना होते, क्या तो बात है। कितने अनमोल पल हमारे पास ना होते, अच्छी सेहत नहीं होती हमारी, तो
जीवन में जितनी गति है वो भी ना होती। तो बिल्कुल। इन सब के लिए आभार है, इन सब के लिए जो जो हमारे साथ है हमारे पास, उन सब के लिए आभार है, दिल से धन्यवाद दें। क्योंकि ये जब इन चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो फिर धीरे धीरे जो बड़ी चीज़ है उनके लिए धन्यवाद देना आता जाएगा। देखो, चीज़ें बड़ी छोटी जो भी हैं, हम ये तय हम करते हैं, हमें लगता है आज हमें इसकी बहुत ज़रूरत है तो हमें लगता है ये बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है तो हमें बिल्कुल बड़ी नहीं लगती है, जबकि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो ये निर्भर करता है कि हमारी क्या ज़रूरत है। तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है। हमारे कहने का ये मतलब है कि आप हर चीज़ को उतना ही महत्वपूर्ण समझिए जो हमें मिल रही है और जो हमारे पास है, जो हम देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने दिया है उसको हम धन्यवाद सामने से नहीं कह पाते, लेकिन मन में जब भाव लाते हैं उसके प्रति कि ये हमें मिला हुआ है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कृतज्ञता हुई। कृतज्ञता का अर्थ किसी के द्वारा अपने प्रति की हुई श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सहायता के लिए श्रद्धावान होकर उस व्यक्ति के समक्ष सम्मान प्रकट करना। कृतज्ञता दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का, श्रद्धा के अर्पण का भाव है। जो दिया है हम उसके ऋणी हैं, इसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है और अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इस गुण का मूल मंत्र है। इसी एक गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध बना हुआ है। तो ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। कितनी सुंदर बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। अब कृतज्ञता किन किन बातों के लिए महसूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपको मिला बड़ा प्रमोशन हो सकता है। आप छोटी छोटी चीजों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दें। खचाखच भरी पार्किंग में जगह में पार्किंग मिल जाए आपको। क्या बात है। तो ये भी, इसके लिए भी थैंक यू बोलिए। रोजमर्रा की चीजें जैसे बहता पानी, बिजली, बालकनी में आपके चेहरे पर ठंडी हवा या सड़क के किनारे खिलता कोई प्यारा सा फूल, ओहो हो, वाह वाह वाह। या कोई भोला सा मासूम सा बच्चा माँ की गोद में देख के मुस्कुरा दे और आपको प्यार आ जाए, यानी कि आपका मन भी खिल उठे। तो ये गीत सुनकर हम भी खिल उठेंगे। बिल्कुल। उड़ते पानी के रंग चलूंगी, मैं भी तिहारे संग चलूंगी। रुक जाए हवा, थम जाए बहार। रुक जाए हवा, थम जाए
बुआ, हवा को तो हम रोक सकते हैं। रोक सकते हैं। तुमने तो ऐसा कहा रोक सकते हैं, तो हमने सोचा पूछने वाले थे कैसे कैसे। कह रही है ना कि रुक जाए हवा। कोशिश तो कर सकते हैं, इस तरीके से गा बजा तो सकते ही हैं कि हवा रुक जाए, सब लोग खुश हो जाए और यहाँ पर ऐसे मौसम जो है वो बारिश का हो जाए, फिर खुशनुमा हो जाए। हाँ, और ये जो घड़ी है ये रुक जाए, ये पल यहीं रुक सा जाए बिल्कुल, जब अच्छा कहाँ होता है लेकिन। अरे अब तो उस घड़ी को बढ़ा लिया जाए, मतलब कि वो जो खुशनुमा पल है वो बनाए रखा जाए। हाँ। तो बस मन से है, मन के सोचे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से खुश हैं तो सब खुश हैं। तो जब खुशहाली की बात हम बराबर जो कर रहे हैं वो ये इसीलिए तो कर रहे हैं। तो इसी से कृतज्ञता आती है। हाँ, ये संदेश भी तो है बहुत प्यारा कि कृतज्ञता व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है। जरूरत के समय का या विषम परिस्थिति, चुनौती के समय किसी के द्वारा की गई छोटी सी सहायता या सेवा के लिए हृदय से उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव रखना और उसके लिए शुक्रिया अदा करना ही कृतज्ञता कहलाता है। कृतज्ञता का गुण आपको प्रसन्नता का अनुभव भी कराता है। कृतज्ञता का भाव खुशी देने वाला है और जो जितना आभारी होता है उसके कल्याण का स्तर भी उतना ही अधिक होता है। क्या बात। आभारी लोग ही खुश नजर आते हैं। आभारी व्यक्ति बड़े ही आकर्षक दिखते हैं और उनमें विनम्रता और करुणा का भाव दिखाई देता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। इसी तरह से कृतज्ञता बनाए रखिए। बहुत बहुत हम शुक्रिया, आप सबने इतने प्यार से कार्यक्रम को सुना। लू से बचाव के उपाय जरूर आप ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और अब घड़ी कह रही है कि हम समय का ख्याल रखें, तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहे